हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम के लिए दिन रात एक कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका जो एग्जाम है वो 27 अक्टूबर को प्रस्तावित किया गया है और एग्जाम 27 अक्टूबर को ही होगा। तो अब जो समय हमारे पास बचा हुआ है वो समय लगभग हमारे पास 50 दिन का बचा हुआ है और इन 50 दिन में हमें क्या करना है? एक तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगानी है और दूसरा नंबर रिवीजन करना है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप हमें हमारे ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। हम आपको रेगुलर अब 50 दिन में 50 टेस्ट सीरीज देंगे जो भी ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज की इस टेस्ट सीरीज में हम दृष्टि आईएएस की तरफ से जो यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज दी जा रही है इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आयोग आपके एग्जाम में पूछता है और यहाँ से जो भी संबंधित व्याख्या होगी हम उसको भी कवर करते चलेंगे, जिससे कि एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। आप लोग भी बताना कि आपने इस 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया और बताना वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ग्रंथ किसका हिस्सा है? विकल्प है उपनिषद, अरण्य, ब्राह्मण और वेदांग। तो दोस्तों, आपने एक चीज देखी होगी कि हमारे भारतीय इतिहास में 6 वेदांगों का उल्लेख किया गया, जिनमें 6 वेदांग कौन कौन से? पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा आपका निरुक्त, पांचवा आपका छंद और छठा वेदांग है आपका ज्योतिष ग्रंथ। तो ये 6 चीज क्या है आपकी? ये 6 के 6 वेदांग हैं। तो आपको याद रखना है वेदांगों की संख्या कितनी है, तो कुल 6 वेदांग हैं। दूसरा प्रश्न है कि वेद और ब्राह्मणों की निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है वो सही तरीके से सुमिलित किया गया है? ठीक है, तो एक तरफ आपके क्या दिए गए दोस्तों? एक तरफ आपके वेद दिए गए और दूसरी तरफ आपके क्या दिए गए? ब्राह्मण दिए गए। जैसे बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का जो यहाँ पर ब्राह्मण दे रहा है वो दे रहा तैत्तरीय ब्राह्मण, जबकि ये गलत ब्राह्मण है। तैत्तरीय ब्राह्मण किसका है? तो आपको मैं बता दूं, तो तैत्तरीय ब्राह्मण है दोस्तों वो यजुर्वेद का ब्राह्मण है। तो तैत्तरीय ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का है। और ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण। अब बात करें सामवेद की, तो सामवेद का जो ब्राह्मण दे रहा वो दे रहा कौशिकी ब्राह्मण। ये ब्राह्मण आपका गलत है, क्योंकि कौशिकी ब्राह्मण भी आपका किसका है? ऋग्वेद का है। सामवेद के ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो सामवेद का एक ब्राह्मण है जिसका नाम है छांदोग्य ब्राह्मण, या फिर दूसरा नाम इसका है जैमिनी ब्राह्मण। ठीक है, तो जैमिनीय ब्राह्मण, तो ये जैमिनी ब्राह्मण हो जाएगा आपका सामवेद का। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या हो जाएगा? गोपत ब्राह्मण। तो हमसे पूछा है कि कौन सा सही ढंग से सुमेलित है, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण। अब हो सकता है आपके आने वाली शिफ्ट में पूछ ले कि यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है। याद रखना, यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तरीय है, ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशतीय, ये दोनों ही ऋग्वेद के ब्राह्मण है। सामवेद का ब्राह्मण कौन कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, एक तो जैमिनी ब्राह्मण है और दूसरा आपका छांदोग्य ब्राह्मण है। अथर्ववेद का, तो अथर्ववेद का आपका गोपत ब्राह्मण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बौद्ध धर्म के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की जातक कहानियों को सूचीबद्ध किया गया है? तो जातक कहानियों को सूचीबद्ध किस ग्रंथ में किया गया है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, खुदक निकाय से। जी हाँ दोस्तों, जातक कहानियों को बुद्ध के जो विभिन्न पूर्व जन्मों का जो वर्णन है वो इसमें समाहित किया गया है। तो विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए युग्म में कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। जैसे बात करें आचरण सूत्र की, तो आचरण सूत्र है दोस्तों, ये कह रहा है कि जैन भिक्षुओं के अनुशासनात्मक नियम और व्यवहार। तो बिल्कुल सही है कि आचरण सूत्र में क्या दिया गया है? याद रखेंगे जैन भिक्षुओं के अनुशासनात्मक एवं व्यवहार के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब बात करें भगवती सूत्र की, तो भगवती सूत्र में क्या दिया गया है? महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नाम धम्म एवं कथा सूत्र, इसमें क्या दिया गया है? इसमें महावीर के उपदेश शामिल किए गए हैं। तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। अगला परिशिष्ट पर्व 16 महाजनपदों की सूची, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 16 महाजनपदों की जो सूची दी गई है दोस्तों ये अंगुत्तर निकाय में दी गई है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में दी गई है। तो ये आपको याद रखना है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन दिया गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे? हमसे पूछा गया कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि कौन थे?
एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि किस चौहान शासक को पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसको चौहान कहा जाता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है तो कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। तो हमसे यहाँ पर देखिए पूछा गया कि कौन पृथ्वीराज चौहान है, तो यही पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। ये चौहान वंश के थे। इनके दरबारी कवि की बात की जाए तो एक तो इनके दरबारी कवि चंद्रवरदाई थे और दूसरे थे इनके जयानक। तो ये दोनों ही व्यक्ति इनके दरबारी कवि थे, इसीलिए विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्हीं चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो याद रखेंगे चंद्रवरदाई के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज जिन्हें भारतीय इतिहास में पहला राजदूत माना जाता है, किस राजा के शासन काल में भारत आए थे। यहाँ पर विकल्प दिए गए, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक और बिंदुसार। तो दोस्तों याद रखेंगे, बात हो रही है यहाँ पर मेगास्थनीज की। तो सबसे पहले तो जानेंगे मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। कहाँ का, सेल्यूकट निकेटस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, निकेटस का राजदूत था, राजदूत था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। और ये भारत में किसके समय में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के किसके समय में, तो याद रखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। तो विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछी जाती है कि मेगास्थनीज की बुक का क्या नाम था दोस्तों, इनकी किताब का नाम क्या था। तो इनकी किताब का नाम था दोस्तों इंडिया। ठीक है, इंडिका। तो इनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। तो ये दोनों फैक्ट याद रखें कि मेगास्थनीज भारत किसके समय आया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कहाँ का था, तो ये सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। इसकी बुक का क्या नाम है, तो इसकी बुक का नाम है इंडिका। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया दोस्तों, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए बोला है। तो आपको क्या करना है, एक तरफ यात्री दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपके सामने दिए गए राजवंश, इनको आपको सुमेलित करके बताना है। जैसे सबसे पहले हम बात करें फाहियान को लेकर। ठीक है, तो फाहियान किसके समय में भारत आए थे। तो यहाँ पर फाहियान कौन थे, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे और ये भारत में इनका जो आने का क्रम था दोस्तों, वो ये आए थे। फाहियान बताइए किसके समय में आया, फटाफट मैं देखता हूँ कितने लोगों को ये प्रश्न आता है। ठीक है, फाहियान किसके समय में आए थे, तो फाहियान आए थे गुप्त वंश के समय में। और गुप्त वंश में भी अगर राजा पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये भारत आए थे। वेनसांग की बात करें तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, जिनका वंश था वर्धन वंश। अल मसूदी की बात की जाए तो अल मसूदी भारत में गुर्जर प्रत्याहार शासकों के समय में भारत आए थे। और इब्न बतूता की बात की जाए तो ये तुगलक वंश के शासकों के शासनकाल में भारत आए थे। तो इसी प्रकार पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। तो विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, सुमेलित वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। जैसा कि एक और अगला प्रश्न आ गया है, एक तरफ अभिलेख दिए गए, दूसरी तरफ काल दिया गया है। आपसे पूछा है कौन सा उस काल में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित की बात हो रही है। जैसे खारवेल, पहले तो ये ध्यान रखना कि जो खारवेल अभिलेख है किससे संबंधित है, हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, माफ कीजिए, जो खारवेल है ये राजा का नाम है, हाथी गुफा अभिलेख का नाम है। जैसे रुद्रदामन की बात की जाती है, राजा का नाम है, जूनागढ़ अभिलेख का नाम है। समुद्रगुप्त की बात की जाती है, राजा का नाम है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का नाम है। पुलकेशिन द्वितीय की बात की जाए तो राजा का नाम है, और एहोल अभिलेख या एहोल प्रशस्ति अभिलेख का नाम है। तो याद रखना है कि कौन सा राजा किस अभिलेख या किस प्रशस्ति से जुड़ा हुआ आता है। अब यहाँ पर काल आ रहा है कि कौन सा किस समय का है। तो हाथी गुफा अभिलेख की बात की जाती है तो ये दोस्तों 5वीं शताब्दी का ना होकर ये कौन सी शताब्दी का है, दूसरी शताब्दी का है। तो इसीलिए पहला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी आपके जो 3 दिए गए आपके तीनों सही दिए गए। ठीक है, एहोल अभिलेख 7वीं शताब्दी का है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति 4वीं शताब्दी, और जूनागढ़ जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वो 2वीं शताब्दी में आया है। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि रॉबर्ट ब्रुस फ्रूट और अरुण सोलंकी कौन थे। यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बारे में आपसे पूछा गया है कि ये दोनों व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व भूवैज्ञानिक। ठीक है, कौन थे ये, भूवैज्ञानिक। क्योंकि रॉबर्ट ब्रुस फ्रूट के बारे में तो जो घटना चक्र इतिहास की बुक आती है उसमें पहला ही प्रश्न ये पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रुस फ्रूट कौन थे। तो आप याद रखेंगे ये भूवैज्ञानिक थे, अर्थात भूगर्भवेत्ता थे, जो भारत में इन्हीं के नेतृत्व में बहुत सारी खुदाइयाँ हुई, बहुत सारे
औजार, पाषाणकालीन वगैरह यहाँ से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपकी नदियां दी गई हैं और एक तरफ हड़प्पा के स्थल दिए गए। जैसे हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो याद रखेंगे दोस्तों हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। चन्नू दड़ो की बात की जाए तो मित्रों चन्नू दड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर है। कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। और धौलावीरा की बात की जाए तो धौलावीरा आपका लोनी नदी के तट पर है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्थल है जो 3 भागों में आता है, 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा धौलावीरा, 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा वर्तमान में कहाँ पर है, ये भी फैक्ट आपसे पूछा जाता है, तो याद रखेंगे ये वर्तमान में गुजरात राज्य में आता है, ठीक है, धौलावीरा। चलिए, तो इसका सही विकल्प अगर हम देखें तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा हो जाएगा सही विकल्प, ठीक है, फटाफट बताइए, अब तो बता सकते हो ना, सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 11वां कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो में नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 में जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से पूछा कि इनमें से कौन सी वस्तु मोहनजोदड़ो में नहीं पाई गई है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में नहीं पाई गई है। जैसे नृत्य करती हुई महिला की कांस्य प्रतिमा बिल्कुल पाई गई है मोहनजोदड़ो से। मातृ देवी की मिट्टी की आकृति मोहनजोदड़ो से पाई गई है। पशुपति शिव की मोहर ये भी बिल्कुल मोहनजोदड़ो से पाई गई है। दफनाए गए मृदभंड ये मोहनजोदड़ो से नहीं पाए गए। अगर ये मोहनजोदड़ो से नहीं पाए गए तो फिर ये कहाँ से पाए गए हैं, तो दोस्त याद रखेंगे ये पाए गए हैं सुरकोटडा से। याद रखेंगे कहाँ से पाए गए दोस्तों, तो ये पाए गए सुरकोटडा से। बाकी ऊपर के जो ABCD वाली जो चीजें हैं वो सभी के सभी मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। और क्या क्या मोहनजोदड़ो से पाया गया है, आइए 1-2 और पॉइंट यहाँ से याद रखते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। देखिए, या एक तो अन्नागार की बात करता है, अन्नागार, बृहद अन्नागार की बात करेगा, ठीक है, एक स्नानागार की बात करेगा, स्नानागार, ये ना है स्नानागार, ठीक है, तो ये दोनों चीजें बृहद अन्नागार और बृहद स्नानागार दोनों के दोनों चीजें मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं, ठीक है। एक वस्तु और पूछी जाती है, जो पासा है ना, पासा, ये पासा भी आपका दोस्तों कहाँ से पाया गया है, ये भी मोहनजोदड़ो से ही पाया गया है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर डी गलत था, बाकी सभी सही सुमेलित थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है। सबसे पहले तो बात करते हैं इन पुराणों को लेकर, ये पुराण है क्या, इनकी संख्या टोटल कितनी है। तो दोस्तों अगर इनकी संख्या जब आपसे पूछी जाए कि इनकी संख्या टोटल कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण हो जाएगा विकल्प नंबर ए में। ये क्या है, सबसे प्राचीन, ठीक है, ये सबसे प्राचीन पुराण है। अब यहाँ पर टोटल पुराणों की संख्या कितनी दी गई, 18। तो ये सब पुराण ही दिए गए, जैसे भीष्म पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, तो ये सब पुराण ही है। बट यहाँ पर सबसे प्राचीन की बात कर रहा है तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमसे तो प्राचीन पूछा गया इसीलिए हम याद रखेंगे प्राचीन, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, मत्स्य पुराण। और ब्रह्म पुराण अगर आपसे पूछा जाता है, इसमें दिया नहीं है, ब्रह्म पुराण वो सबसे नवीनतम है, ब्रह्म पुराण, तो ये पुराण आपका नवीनतम है, नवीनतम, ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आगे दे रहा है कि भगवत गीता महाभारत के किस वाक्य से ली गई है, बताइए महाभारत के किस वाक्य से ली गई है। तो दोस्तों आप बताएंगे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म पर्व से। कहाँ से ली गई है दोस्तों, तो याद रखेंगे भीष्म पर्व से ली गई। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। जैसे एक प्रश्न आपका यहाँ से बन जाएगा कि भगवत गीता में कुल सूत्रों की संख्या या कुल श्लोकों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों याद रखेंगे उस समय आप याद रखेंगे 700 कुल इसमें श्लोक है, किसमें, भगवत गीता में। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब इसमें सुमेलित कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ दिया गया उपवेद और दूसरी तरफ दिया गया वेद। तो ये तो हमारे वेद हो गए, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे वेद हो गए, और ये हमारे क्या हो गए, उपवेद हो गए, ठीक है, उपवेद हो गए। अब आप इसको क्या करेंगे, बताएंगे कौन सा सही सुमेलित है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है कि आयुर्वेद, विकल्प पहले में दिया गया है आयुर्वेद। अब आयुर्वेद का जो संबंध है वो दोस्तों किससे है, तो याद रखेंगे इसका संबंध ऋग्वेद से है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। दूसरे की बात करें गंधर्व वेद, तो गंधर्व वेद का जो संबंध है वो सामवेद से है, गंधर्व वेद का संबंध किससे, सामवेद से, तो ये भी आपका विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरा है धनुर्वेद, तो धनुर्वेद की अगर हम दोस्तों बात करें तो धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से है, तो ये बिल्कुल क्या आपका सही सुमेलित है, तीसरा बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। चौथा है शिल्प वेद, अब शिल्प वेद का जो संबंध दिया गया वो अथर्ववेद से दिया गया, शिल्प वेद का संबंध अथर्ववेद से, ये भी आपका गलत हो जाएगा।
तो अब आपको क्या याद रखना है कि कौन सा वेद किस उपवेद से जुड़ा हुआ है या कौन सा उपवेद किस वेद से जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना है। जैसे आयुर्वेद ऋग्वेद से, गंधर्व वेद सामवेद से, धनुर्वेद आपका यजुर्वेद से और शिल्प वेद अथर्ववेद से। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, क्यों हो सकता है आपके शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ भारतीय दार्शनिक की शाखाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए गए। बात करते हैं सबसे पहले सांख्य दर्शन की। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन का जो संबंध है वो कपिल से है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन का संबंध किससे है दोस्तों? कपिल से। योग की बात करें तो योग का संबंध हो जाएगा पतंजलि से, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। न्याय की बात करें तो न्याय का संबंध हो जाएगा गौतम से, और वैशेषिक की बात करें तो दोस्तों वैशेषिक का संबंध हो जाएगा कणाद से। तो इस प्रकार इसका जो सही विकल्प बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको भी आपको याद रखना कि कौन सी भारत की दार्शनिक शाखा का संस्थापक कौन सा व्यक्ति है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित दफराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो बताइए, दफराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? अच्छा प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में सब प्रश्न पूछा जाता है। नदी का नाम हो जाएगा परुफ्री। कौन सा हो जाएगा? परुफ्री। अगर परुफ्री ऑप्शन में नहीं आता तो इसका नवीनतम नाम भी पूछ लेगा, तब इसका नवीनतम नाम हो जाएगा रावी नदी। तो ये आपको याद रखना है। अब ये युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये युद्ध पंजाब के क्षेत्र में लड़ा गया था। क्योंकि रावी नदी या परुफ्री नदी कहाँ पर है? तो ये दोस्तों दोनों नदियां या एक ही नदी है, ये आपको नाम अलग अलग देखने को मिल जाता है। नाम अलग अलग है इसका, वो प्राचीनतम नाम है, ये नवीनतम नाम है। पंजाब क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सुदास। राजा सुदास के मध्य और दफरा की युद्ध हुआ था। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि ऋग्वेद काल में नियोग शब्द का अर्थ क्या था? कितना जबरदस्त प्रश्न है। ऐसे ही तो प्रश्न इतिहास में आते हैं कि नियोग शब्द का अर्थ क्या था, बताइए। तो दोस्त याद रखेंगे, नियोग शब्द का अर्थ था ऋग्वेद काल में एक प्रथा जिसमें विधवा अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, उस प्रथा को नियोग शब्द का नाम दिया गया और उसका अर्थ आपका ये निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न एक और इसी प्रकार का है कि उपनिषदों में एक शब्द आता है जिसका नाम था उग्रस। इसका अर्थ क्या है? याद रखेंगे दोस्तों, उग्रस का अर्थ था एक पुलिस अधिकारी। क्या हो जाएगा? एक पुलिस अधिकारी। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है, वो शब्द दिया गया यहाँ पर 100 गांव का नेतृत्व करने वाला मुखिया। इसको क्या नाम दिया गया? 100 गांव का नेतृत्व करने वाले को। तो दोस्त याद रखेंगे, 100 गांव का जो मुखिया होता था या 100 गांव का जो नेतृत्व करता था उसको कहते थे शतपति। शतपति, शत माने 100 और पति माने मुखिया, अर्थात 100 गांव का मुखिया। तो विकल्प नंबर ए इसका अर्थ होगा। हालांकि उग्रस का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक पुलिस अधिकारी। अगला प्रश्न है कि मगध के निम्नलिखित राजवंशों के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मगध के बारे में बताया गया है। बताइए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? मगध वंश के बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है? क्रम से वस्तुओं को लगाना है। जैसे सबसे पहले हम बात करें मगध साम्राज्य की, तो मगध साम्राज्य पर मुख्यतः कहा जाता है कि 5 वंशों ने शासन किया था। कितने? 5 वंशों ने शासन किया था, जिनमें पहला वंश था आपका देखिए हर्यक वंश, दूसरा वंश था शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश। तो इन चारों वंशों को क्रम से लगाएंगे तो चारों क्रम से ही हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 20वां कि बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, और पूछा गया कि कौन सी घटना आपकी सही सुमेलित है। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। जैसे महाविनिष्क्रमण की बात करें तो महाविनिष्क्रमण दे रहा है प्रथम उपदेश, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि महाविनिष्क्रमण की घटना क्या थी? बताइए, महाविनिष्क्रमण की घटना क्या थी? तो ये दोस्तों आपको याद रखना होगा कि महाविनिष्क्रमण की घटना थी ग्रह त्याग। क्या थी? ग्रह त्याग। और ग्रह त्याग इन्होंने कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह को त्यागा था। उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। दूसरा, निर्वाण बुद्ध का ज्ञानोदय, बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्वाण बुद्ध का ज्ञानोदय, ये कथन आपका बिल्कुल सही होगा, 20 दूसरा वाला। धर्म चक्र प्रवर्तक ये दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि धर्म चक्र प्रवर्तक क्या था? बुद्ध का प्रथम उपदेश, तो ये भी गलत हो जाएगा। महापरिनिर्वाण गृह त्याग की घटना को दे रहा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। महापरिनिर्वाण क्या था? तो आप याद रखेंगे मृत्यु। ठीक है, क्या था? मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। तो चारों कथन के बारे में आपको बेसिकली याद होना चाहिए।
कि महाविनिष्क्रमण क्या है, निर्वाण क्या है, धर्मचक्र प्रवर्तक क्या है और महापरिनिर्वाण क्या है, क्योंकि बौद्ध धर्म से यहाँ पर प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर बौद्ध संगतियों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। जैसे प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी, तो याद रखेंगे ये हुई थी राजगृह में। कहाँ पर, राजगृह या फिर को कहा जाता है राजगीर में, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो 383 बीसी में हुई थी और उसका स्थान अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका स्थान हो जाएगा वैशाली में, ठीक है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। तो ये दोनों बौद्ध संगति की आपको डेट याद रखनी है और स्थान याद रखना है। बाकी दो बौद्ध संगति आपकी ये है, देखिए तृतीय और चतुर्थ। अब पूछा जाएगा तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो दोस्त याद रखेंगे वैशाली में तो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, ठीक है। क्या हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई। तो इसी प्रकार इसका सही जवाब अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि सुक्त पिटक बौद्ध धर्म की मठवासी संहिता है। तो यहाँ पर जो दे रहा है कि मठवासी संहिता है, यही दोस्तों गलत दे रखा है, इसीलिए पूरा जो पूरा वाक्य वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सुक्त पिटक उपदेशों का कथन है या उपदेशों का संग्रह है, यहाँ पर मठवासी संहिता नहीं है। दूसरा, विनय पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन दिया गया है ये सुक्त पिटक है आपका। कौन सा है, सुक्त पिटक है। तो ये दोनों कथन ऊपर वाले गलत हो जाएंगे। तीसरा है, मिलिंद पन्नो मोगली पुत्र तिस्त और नागसेन के बीच संवाद है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप स्टार बना लीजिए। ये बहुत पूछा जाता है कि मिलिंद पन्नो में किस किस के बीच संवाद हुआ है। याद रखेंगे, राजा मिलिंद के बीच, किस किस के बीच, राजा मिलिंद और दूसरी तरफ थे नागसेन, ठीक है। तो राजा मिलिंद और नागसेन के बीच संवाद हुआ, इसलिए तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। चौथा है, महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र द्वारा लिखित था, तो ये चौथा वाला आपका सही हो जाएगा। तो 22 का विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे स्वर्ग का बुद्ध कहा जाता है। याद रखेंगे, स्वर्ग का जो बुद्ध कहा जाता है वो कहा गया यहाँ पर अमिताभ को, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध का, माफ कीजिए, स्वर्ग का बुद्ध किसे कहा गया है, अमिताभ को। एक प्रश्न और पूछा जाता है यहीं पर, पूछे तो भविष्य का बुद्ध, ठीक है। याद रखेंगे, भविष्य का बुद्ध ये किसे कहा गया है, ये कहा गया मैत्रेय को, तो विकल्प नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए स्तूप, अब यहाँ पर आपको ये कॉमन देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे स्तूप बुद्ध का अवशेष बिल्कुल सही है, चैत्य प्रार्थना गृह बिल्कुल सही है, विहार मठ बिल्कुल सही है। तो पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी सारे के सारे कैसे हैं, सुमेलित कथन दिए गए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपके विश्वविद्यालय दिए गए और दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए। बात करते हैं पहले की नालंदा विश्वविद्यालय की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। वल्लभी विश्वविद्यालय की बात करें तो वल्लभी विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो आपके किसके द्वारा की गई थी, भट्टारक के द्वारा की गई थी। तो वल्लभी की भट्टारक के द्वारा और जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में उल्लेखित है, ठीक है। पूछा गया कि ऋग्वेद में कौन से जैन तीर्थंकरों की उल्लेखनी दी गई है। तो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, इन दोनों का उल्लेख है, इसीलिए विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये प्रश्न। अगला, कौन सा जैन धर्म का व्रत नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 व्रत दिए गए, जैसे अहिंसा व्रत है, अपरिग्रह व्रत है, अस्त्य व्रत है, गृहस्थ व्रत नहीं है। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। वैसे जैन धर्म में कुल व्रतों की बात करें तो 5 व्रत हैं, जिसमें एक 5वां जो व्रत था उसका नाम था ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य। और ये 5वां ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा, महावीर स्वामी ने, ठीक है, किसने जोड़ा, तो याद रखा करो ये महावीर स्वामी ने 5वां व्रत जोड़ा था। जैन धर्म महावीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है। महावीर स्वामी के संदर्भ में आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, महावीर ने ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त किया, तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, महावीर ने अपना
पहला उपदेश पावा में दिया, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। पावा का अर्थ हुआ पावापुरी, ठीक है, पावापुरी में दिया था, तो बिल्कुल ये कथन आपका सही है। तीसरा, महावीर ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति में भाग लिया, ये कह रहा प्रथम जैन संगति में भाग लिया, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा, महावीर ने जैन धर्म में 5 व्रतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा, अभी मैंने ऊपर जस्ट बताया था कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो गलत पूछा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए दोस्तों, परिशिष्ट पर्व किसके द्वारा लिखा गया है? सही विकल्प की तरफ जाएंगे तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है परिशिष्ट पर्व, विकल्प नंबर बी। अगला है, श्यादवाद और अनेकातवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? ये जो दोनों सिद्धांत हैं दोस्तों जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, विकल्प नंबर बी आपका सही विकल्प होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि अशोक के माफ कीजिए अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो आपको मैं बता दूं कि जो अशोक सम्राट के जो अभिलेख लिखे गए हैं, वो जितनी भी उस समय की जो लिपियां थी, जैसे ग्रीक लिपि हुई, खरोष्टी लिपि हुई और अरामाइक लिपि हुई, इन सभी में लिखे गए, इसीलिए विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा। एक चीज और बता दूं, जो 13वां जो अभिलेख है या जो 13वां शिलालेख है, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में? याद रखेंगे 13वें शिलालेख में। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? ठीक है, अब कथन को पढ़िए, उसके बाद आप इसका जवाब दे पाएंगे। जैसे पहला कथन कह रहा है कि अशोक ने 361 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा। अभी हमने ऊपर बताया था कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में, तो पहला आपका इसीलिए गलत हो जाता है। दूसरा, अशोक के शिलालेख में अभिलेख में 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न में अभी ऊपर डिस्कस करके आया हूँ कि कलिंग युद्ध 261 में हुआ था और कलिंग युद्ध का जो उल्लेख किया गया वो 13वें शिलालेख या 13वें अभिलेख में किया गया है, तो इसीलिए कथन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया मित्रों कि मौर्य शासन में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ठीक है, तो बता सकते हैं आराम से, गोप शब्द का जो प्रयोग किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था? ये किया जाता था प्रशासनिक इकाइयों के प्रभागी के लिए, तो विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि गोप का उल्लेख कहाँ किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग था? ठीक है, पत्राचार विभाग की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा था? एक नंबर पर कह रहा है कि दीवान रियासत, ठीक है, दीवान ए रिसालत होता है ये, ठीक है, ये क्या कह रहा है? दीवान रिसालत। तो ये कौन सा विभाग था? ऐसे करके हमें सब याद रखने होंगे। तो ये विभाग हुआ करता था विदेश वाला, ठीक है, जो विदेशी मामलों को देखता था, उस विभाग का नाम था दीवान ए रिसालत। दूसरा विभाग है दीवान ए अर्ज, ये विभाग कौन सा हुआ करता था? तो दीवान ए अर्ज हुआ करता था सैन्य विभाग, ठीक है, इनको आपको नोट भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला दीवान ए इंसा पूछा जाता है कौन सा विभाग है? तो दीवान इंसा को कहा जाता था दोस्तों पत्राचार वाला विभाग, पत्राचार विभाग। अगला दीवान ए कोही, का से बना कोही और का से बना कृषि, तो इसको कहा जाता था कृषि विभाग, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि कौन सा विभाग किससे संबंधित था, पत्राचार विभाग से पूछा गया था, तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान चहलगामी को किस नाम से जाना जाता था? एक तरीके से एक संगठन का नाम था चहलगामी, जो 40 तुर्क सरदारों का ये एक तरीके से कह सकते हैं ये दल था, ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसकी जो स्थापना की गई थी दल चालीसा की या 40 गुलामों की, वो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ये इसका गठन किया गया था और इस दल 40 है, दल जो 40 अमीर थे, इनका जो नाश था या विनाश किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, दल चालीसा का गठन इल्तुतमिश ने और दल चालीसा का एक तरीके से विनाश या इसको समाप्त या इसका विध्वंस किसने किया? तो याद रखेंगे बलबन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? कितना अच्छा प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो अभी हमने आपको बताया था लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी, ठीक है, किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ दो कथन दिए गए अलाउद्दीन के बारे में, ठीक है। पहला कथन दिया गया है, वह अपने सैनिकों को संपूर्ण वेतन नगद देने वाला प्रथम सुल्तान था।
ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ही पहला शासक था जिसने नगद वेतन देने की व्यवस्था को चालू किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक पॉइंट और मैं आपसे पूछता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी का समय कितना था शासन करने का। अगर आपको ये पता है तो बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये 12 फुट 96 में गद्दी पर बैठा और ये 1316 तक गद्दी पर बैठा रहा। इसी बीच इसने कई सारे कार्य किए थे, जिनमें से एक था नगद वेतन देने का कार्य। दूसरा है उसने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की, जिसे दाग प्रथा कहा जाता था। क्या बताइए, ये बात सही है? ठीक है, हमसे पूछा गया कौन कौन से कथन सही हैं। याद रखेंगे ये भी कथन आपका सही है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो नगद वेतन और घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की, इसीलिए विकल्प नंबर सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। जैसे दीवाने रिसालत, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था ये कौन सा विभाग हुआ करता था, दीवाने रिसालत। ठीक है, तो ये कौन सा विभाग था, विदेश मामलों को देखता था, तो ये वाला हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, विदेश मामलों को देखता था। तीसरा मुकदम, मुकदम क्या करता था, गांव का मुखिया हुआ करता था, ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है। तीसरा रहट, अब रहट क्या करता था, तो रहट एक तरीके से फारसी पहिए का नाम था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कौन सा किसका अर्थ क्या है। धुनिया, धुनिया था कपास धुनने वाला उपकरण, इसको हम धुनिया कहते थे। तो ये आप चारों याद रख लेना। दीवान ए रिसालत क्या था, याद रखेंगे ये विदेश मामलों को देखता था। मुकदम गांव का मुखिया, रहट फारसी पहिया और धुनिया कपास बुनने वाला उपकरण। अगला प्रश्न है मित्रों आपके सामने, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किसको रोहमा कहा गया है। बताइए रोहमा किसको कहा जाता था। तो विकल्प नंबर की तरफ जाएंगे तो इसका सही विकल्प आपके सामने है विकल्प नंबर डी, यानी पाल को। ठीक है, किसको, पाल को, यानी पाल वंश हुआ करता था जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गोपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है, रोहमा कहा गया है, तो विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे। बताइए दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया किसके अनुयायी थे, तो दोस्तों ये चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। विकल्प नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला विकल्प आपके सामने 41 में नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन और दूसरा कारण है। अभिकथन और कारण को पढ़कर आप सही विकल्प का चयन करेंगे। अभिकथन कह रहा है कि पाल प्रत्यार राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष का उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करना था। ठीक है, क्या था, कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करना था। दूसरा वही दिया गया, कन्नौज पर नियंत्रण से तात्पर्य ऊपरी गंगा घाटी और उसके व्यापार एवं कृषि के समृद्ध संसाधनों पर नियंत्रण करना था। क्या बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों पहला भी कथन आपका सही है और दूसरा भी, यानी ए भी सही और आर भी सही, इसीलिए कथन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह प्रश्न इसमें रिपीट हुआ है, हमने आपको बताया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला व्यक्ति था धर्मपाल, यानी विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पाल शासक नहीं था। अब देखिए पाल वंश से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछा कौन पाल वंश का शासक नहीं है। गोपाल पाल वंश का है, धर्मपाल पाल वंश का है, महिपाल। ठीक है, तो महिपाल कौन से वंश का है, फटाफट बताइए कौन से वंश का है महिपाल, महिपाल भी पाल वंश का है। ठीक है, अब बचे महेंद्रपाल प्रथम। अब ये महेंद्रपाल प्रथम किस वंश के हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो देखिए कमेंट आ रहा है महेंद्रपाल प्रथम का जो वंश है ये प्रत्याहार वंश है। कौन सा, प्रत्याहार वंश है। तो याद रखना है ये प्रत्याहार शासक है, इसीलिए विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्मी को परिभाषित करता है। ठीक है, जिम्मी को परिभाषित करता है, बताइए कौन सा शब्द है। पहला विकल्प है कि वे लोग जिन्होंने मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया और अपनी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए, उन्हें क्या कहा गया, जिम्मी। तो बिल्कुल सही है विकल्प नंबर ए, बाकी ये तीनों गलत हैं। ठीक, हमसे पूछा जिम्मी का अर्थ क्या है, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ साम्राज्य दिए गए, दूसरी तरफ वंश दिए गए। ये प्रश्न अक्सर ऐसा है कि जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब बात करेंगे जैसे बरार की, तो बरारी साम्राज्य हुआ करता था, तो यहाँ पर जो वंश हुआ करता था वो कौन सा था, तो उस वंश का नाम था इमाद शाही। ठीक है, बीजापुर साम्राज्य था और बीजापुर में जो शासन किया करता था उस वंश का नाम था आदिल शाही। ठीक है,
अहमदनगर की बात करते हैं तो अहमदनगर में जो शासन किया करता था वो था निजाम शाही, और गोलकुंडा की बात करें तो गोलकुंडा में शासन करने वाला था कुतुब शाही। तो इस प्रकार विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि कौन सा वंश कहाँ पर था, और ये सभी के सभी बहमनी साम्राज्य के पतन के परिणामस्वरूप दक्कन में इनका उदय हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर बात कर रहा है चोल साम्राज्य की, एग्जाम में चोल साम्राज्य से एक प्रश्न का बनना कन्फर्म है, इसलिए आप इसको स्टार लगा लीजिए। ठीक है, पहला राज चोल, चोल साम्राज्य के संस्थापक थे, तो पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि चोल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, वे जयलाय या विजयालय ने। ठीक है, विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा है राजा करकोल ने पूर्णहार की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 116 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण करवाया था। तो अब आप बताइए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दूसरा कथन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि पन्ना, पोन्ना, रन्ना कौन थे, बताइए। पन्ना, पेन्ना और रन्ना कौन थे। याद रखेंगे ये जो तीन व्यक्तियों के नाम से दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों कन्नड़ के त्रिरत्न थे, तो विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, दिल्ली सल्तनत में एकता धारकों को क्या कहा जाता था, बताइए। एकता धारकों को कहा जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था एकता धारकों को, तो दोस्त याद रखेंगे इनको कहा जाता था मुक्ति, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एकता प्रणाली चालू की गई थी, तो एकता जो धारण करते थे उनको मुक्ति कहा जाता था। अगला है निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद का लेखक है। जबरदस्त प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किताब उल हिंद का लेखक कौन है, तो अल बरूनी ने यह किताब लिखी थी, किताब उल हिंद, तो विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत के दौरान विदेशी यात्री उनका मूल देश सही ढंग से सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ विदेशी यात्री दिए गए और दूसरी तरफ उनका देश दिया गया है, आपको बताना कौन सा व्यक्ति किस देश का निवासी नहीं था। जैसे इब्न बतूता की बात करें तो मोरक्को का निवासी था, तो ये बिल्कुल सही है। अब्दुल रज्जाक की बात करें, फारस का निवासी था, बिल्कुल सही है। डोमियो पायस की बात करें तो डोमियो पायस दोस्तों पुर्तगाल का निवासी था, जबकि यहाँ पर दिया गया इटली, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये कहाँ का निवासी था, तो याद रख सकते हैं आप, पुर्तगाल का निवासी था, हालांकि इटली का निवासी ये नहीं था। आगे दिया गया फर्नाओ नोनिन, ये पुर्तगाल का निवासी था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आप इन चारों को याद रखेंगे कौन कहाँ का निवासी था, क्योंकि ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार जैसे शहरों की स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो शहर दिए गए थे ये सभी के सभी शहरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के माध्यम से की गई थी, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो वो समय था 1331, और जब गद्दी से हटा तो वो समय था 1388। तो इसने शहरों के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत बड़ा योगदान दिया फिरोज शाह तुगलक ने। तो अगला प्रश्न क्या होगा, भारत में प्रथम अफगान वंश था, बताइए। अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रथम अफगान वंश कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पर दो पूछे जाते हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम की बात करता है तो प्रथम हो जाएगा आपका लोधी वंश। ठीक है, द्वितीय की बात करता है तो आपका हो जाएगा सूर्यवंश। ठीक है, सूर्यवंश या फिर सूर्यवंश, जिसमें शेरशाह सूरी नाम का शासक होता है। तो प्रथम अफगान याद रखेंगे लोधी और द्वितीय अफगान याद रखेंगे सूर्यवंश। तराई का प्रथम युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था, बताइए। तराइन का प्रथम युद्ध, ये वर्ष था 1191, और व्यक्तियों की बात करता तो एक तरफ था मोहम्मद गौरी, ठीक है, एक तरफ था मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ थे हमारे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो वो डेट थी 1191। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से किस युद्ध की तुलगुमा प्रणाली की शुरुआत की गई थी, बताइए। ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें इस प्रणाली का विकास किया गया था और करने वाला व्यक्ति कौन था, तो करने वाला व्यक्ति था बाबर। कौन सा था, करने वाला व्यक्ति था बाबर। और ये कब लड़ा गया था, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो समय पूछा जाता है तो वो समय था 21 अप्रैल 1526। तो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का युद्ध होता है और इसी युद्ध में ये तुलगुमा प्रणाली की शुरुआत करता है, या फिर कह सकते हैं भारत में इसका प्रयोग करता है। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों,
मुगल स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताएंगे आप सभी मित्रगण कि कौन कौन से कथन सही दिए गए हैं। जैसे पहला विकल्प दिया गया है कि बाबर ने बहते पानी और फव्वारों के साथ उद्यान निर्माण में चारबाग शैली की स्थापना की शुरुआत की। याद रखेंगे जो चारबाग शैली की स्थापना की शुरुआत की थी वो बाबर, माफ कीजिए, अकबर ने नहीं की, वो किसने की थी? तो वो बाबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा की गई थी। रामबाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक चार बाग शैली में निर्मित किया गया है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रामबाग कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो जो लोग आगरा से संबंधित हैं उन्हें अच्छे से पता होगा रामबाग कहाँ पर है। आगरा यमुना नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या दिया गया? देखिए स्थापत्य कला दी गई और दूसरी तरफ उनको निर्माण करने वाले व्यक्तियों के नाम दिए गए। अब जैसे यहाँ पर हमसे दिया गया कि किस बिल्डिंग का निर्माण किसने करवाया था, तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रहा है कि मजाली मस्जिद किसने बनवाई है, ठीक है, काबुली बाग किसने बनवाया है। तो ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो ये दिक्कत आती है कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, दिक्कत क्या आती है, कैसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर आप ये देखिए आपको आता क्या है। इन चार में से कोई ऐसी स्थापत्य कला जिसके बारे में आप जानते हैं? तो मैं जानता हूँ केवल परी महल के बारे में, और परी महल का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? दारा शिकोह ने करवाया था। तो हमने लगा लिया कि भाई हमारा डी का तीसरा होगा। अब आप विकल्प की तरफ जाइए, डी का तीसरा कितने में देखने को मिल रहा है? ऊपर के 3 में देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर हम आते हैं दोबारा से यहीं पर देखते हैं कि और कौन सी मस्जिद है, या माफ कीजिए इसमें से कौन सी बिल्डिंग है जिसका निर्माण किसी ने करवाया। तो हमें पता है मरियम किसकी? अकबर से संबंधित है ना। तो इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया? वो करवाया था अकबर ने। इसको हम लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद काबुली बाग की बात की जाती है तो काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया? बाबर ने। और बचा आपका कौन सा? जमाली मस्जिद। तो इसका जो निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? जमाली मस्जिद का निर्माण ये करवाया गया था आपका हुमायूं के द्वारा। तो आप चारों को याद रखेंगे किसका निर्माण किसने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? अच्छा प्रश्न है, शेर खान की उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया है कि फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? बहार खान लोधी, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरगोविंद सिंह को ग्वालियर किले में बंद कर रखा था या कैद करके रखा था? तो ये कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम था जहांगीर, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 59वां कि सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताइए कौन कौन से कथन सही है। यहाँ पर देखिए मुख्यतः 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? बताइए फटाफट कमेंट करके। ठीक है, क्यों हमसे पूछा गया कौन कौन से कथन सही हैं, तो पहला तो कथन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना गुरु तेग बहादुर ने नहीं की थी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर ने नहीं की थी। गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी और खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। अगला है कि गुरु नानक देव अकबर के समकालीन थे। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा क्योंकि गुरु नानक देव अकबर की जगह बाबर होना चाहिए था, बाबर के समकालीन थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। विकल्प नंबर क्या होना चाहिए? विकल्प नंबर डी होगा। कोई भी कथन सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन हमजानामा का वर्णन करता है? ठीक है, इनमें से किसने हमजानामा का वर्णन करता है या किया है? ठीक है, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, सचित्र कहानियों का संग्रह, ऑप्शन नंबर सी। जमींदारी प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बताइए। पहला कथन दे रहा है कि तनख्वाह जागीर वेतन की स्थापन दी जाती थी, बिल्कुल सही है। वतन जागीर वंशानुगत और गैर हस्तांतरणीय थी, ये भी कथन सही है, विकल्प नंबर सी। अगला, क्षेत्र के शासकों के युग्म सुमेलित कीजिए। ठीक है, बताइए कौन सा राजा कहाँ का निवासी था? इस प्रकार आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर नाम दिया गया है एक जयमल। तो जयमल का जो शासन हुआ करता था वो कहाँ के निवासी थे? ठीक है, तो ये जो निवासी थे जयमल, ये मेड़ता के निवासी थे। कहाँ के? मेड़ता के निवासी थे राजा जयमल। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। विकल्प में जाएंगे, पहले का तीसरा केवल सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो विकल्प नंबर यही हो जाएगा। बी की बात करें, बी का दूसरा यानी रामचंद्र कहाँ के निवासी थे? कलिंजर के निवासी थे। उदय सिंह द्वितीय कहाँ के निवासी थे? मेवाड़ के निवासी थे। राजा सुजन राय कहाँ के निवासी थे? रणथंभौर के निवासी थे।
तो इस प्रकार आप इन सभी को सुमेलित करके बता सकते हैं कि इसका क्या जवाब होगा। विकल्प नंबर सी। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, बताइए। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल्लवाचार्य। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है? ठीक है, दो कथन दिए गए हैं। 64 का पहला कह रहा है कि मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट द्वारा मीर बख्शी की सिफारिश पर की जाती थी, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, मनसबदारों को राजस्व एकत्र करने और अपनी जागीरों को प्रशासन करने का अधिकार था, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कथन हो जाएगा गलत। तो विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था बाबर, और उपाधि इसने कब धारण की थी? तो आप में से कौन है जो कमेंट करके बताएगा कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? याद रखेंगे, बाबर ने एक युद्ध लड़ा था और उस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध। अब ये खानवा का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। और वो समय पूछा जाता तो समय था 1527। इस युद्ध में जीतने के बाद इसने क्या किया था, बताइए क्या किया था? गाजी की उपाधि धारण की थी। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब औरंगजेब की जो विजय थी, इनको आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, क्रम से हम जब भी लगा सकते हैं जब इनका हमें क्रम पता होना चाहिए कि कौन सा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। जैसे बात करते हैं खजवा का युद्ध, 1658 में लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध 1658 में लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध 1658 में लड़ा गया था। बात करते हैं माफ कीजिए शामूगढ़ का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध भी 1658 में लड़ा गया था। बात करें देवराय का युद्ध, तो ये 1659 में लड़ा गया था। अब इन 1659 वाले को तो पता ही है, तो भाई सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या आएगा? डी वाला, यानी नंबर 4 वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो नंबर 4 तो देखिए ये वाला तो हो नहीं सकता ऑप्शन, इनमें से कोई हो सकता है। अब ये जो खजवा, धर्मत, शामगढ़, ये तो एक ही वर्ष में लड़े गए, परंतु फिर भी हम इनको कालक्रम में लगाएंगे तो पाएंगे महीने के अकॉर्डिंग। विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सबसे पहले जो युद्ध लड़ा गया था वो धर्मत का था और सबसे लास्ट में था देवराय का युद्ध। ये दोनों आपको याद रखना है, धर्मत का सबसे पहले और देवराय का सबसे बाद। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन और के दौरान व्यापार एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब यहाँ पर देखिए मुगल वंश की तरफ बढ़ चुके हैं धीरे धीरे। प्राचीन इतिहास से हमने स्टार्ट किया था और प्राचीन इतिहास के सभी प्रश्नों को लगाया। उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास पर पहुंचे और मध्यकालीन में हमने दिल्ली सल्तनत के प्रश्नों को लगाया। अब हम आगे मुगल प्रशासन पर, और बोला कि व्यापार एवं विकास के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं। जैसे पहला कथन दिया गया है कि लंबी दूरी के व्यापार में विशेषता रखने वाले लोग सेठ एवं बोहरा कहलाते थे, तो कथन पहला क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, चेट्टी दक्षिण भारत का एक समुदाय या महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही। इस प्रकार विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि बाजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, मार्केट की बात कर रहा है कि कौन कौन से कथन सही नहीं है। पहला है कि बंजारे, माफ कीजिए बाजारों की जगह बंजारे होगा, बंजारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। दूसरा है वे सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्न ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। तीसरा है वेनिस के एक लेखक निकोलोस बंचूनी ने अपने संस्करणों में बंजारों की जीवनी शैली का वर्णन किया है। और फोर्थ है बंजारों के कारवा को टांडा के नाम से जाना जाता था, जो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। अब बताना कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों, इनमें से जो कथन सही नहीं है उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बाकी पहला कथन सही, दूसरा कथन सही, ठीक है याद रखना, और ये वाला भी कथन सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के 4 सिंह शीर्षक हैं? बताइए, अशोक के 4 सिंह शीर्ष हैं, इनमें से 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से आपको बताना है वो स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो याद रखेंगे सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप के संदर्भ में
कौन से कथन सही हैं? पहला है किसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। दूसरा है स्तूप के चारों ओर सुंदर प्रवेश द्वार की रेलिंग का निर्माण शुंग वंश के दौरान किया गया था। तो आपसे पूछा है कौन कौन से कथन सही हैं। दोस्तों पहला तो कथन बिल्कुल सही है और दूसरा कथन भी बिल्कुल सही, इसीलिए दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला है सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही बताने हैं। जैसे पहला दिया गया कि प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी, ठीक है, और दूसरा दिया गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी राजवंश के संस्थापक थे। तो यहाँ पर जो कथन नंबर दूसरा दिया गया ये गलत हो जाएगा। प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी, बिल्कुल सही कथन है। गौतमी पुत्र सातकर्णी राजवंश के संस्थापक थे, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारत में मौर्यों के विदेशी उत्तराधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है, उसको आपको क्रम से लगाना है। जैसे यहाँ पर दिया गया यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण, इसको आपको क्या करना है, क्रम से लगाना है। तो क्रम क्या होगा, देखिए क्रम होगा इनका, सबसे पहले थे यूनानी, उसके बाद थे शक, फिर थे पार्थियन, उसके बाद थे कुषाण। तो विकल्प नंबर पहला आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ कलाशैली और दूसरी तरफ संरक्षण दिया गया है, संरक्षक, बताइए कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले अमरावती शैली की, तो अमरावती शैली यहाँ पर शुंग दे रहा है। ठीक है, अमरावती पर शुंग दे रहा है, जबकि शुंग की जगह क्या होना चाहिए, सातवाहन होना चाहिए, सातवाहन। ठीक है, अमरावती का जो अमरावती शैली है वो सातवाहनों राजाओं से संबंधित है। गांधार शैली की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो गांधार शैली यहाँ पर कुषाण वंश दे रहा, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मथुरा कला शैली यहाँ पर मौर्य दे रहा, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मथुरा कला शैली की बात करें तो इसमें एक ना होकर कई सारे वंशों का इसमें समाहित रहा है। ये जैन, बौद्ध, हिंदू सभी के लिए प्रदर्शनी का कार्य करती रही है। और संरक्षण की बात करें तो यहाँ पर मथुरा कला शैली में दोस्तों कुषाणों का रहा है। ठीक है, कुषाणों का संरक्षण प्राप्त रहा है। तो इस प्रकार पहला आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मथुरा भी गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, शब्दावली दी गई है, जैसे एक शब्दावली है अनादि, ये क्या होती है अनादि, इसके बारे में समझेंगे। तो अनादि होती है सेना के कप्तान को अनादि कहा जाता है। तो पहला तो आपका सही नहीं है, क्योंकि बोला गया कौन सा सही है, तो पहले का तो अर्थ होना चाहिए सेना के कप्तान। तो वेल्लार है, ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि धनी किसान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, धनी किसान की या अमीर किसान की। ठीक है, कैडेशियार कौन होता है, तो कैडेशियार होता है निम्न वर्ग के कृषि मजदूर सदस्य या कृषि कार्य में लगे व्यक्ति। तो तीसरा तो बिल्कुल सही है, चौथा आपका गलत हो जाएगा। तो ऊपर वाले दोनों गलत हैं, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। दक्षिण भारत का संगम साहित्य दो समूहों से मिलकर बना है। तो बताइए जो संगम साहित्य में दो समूह जोड़े गए वो कौन कौन से दो समूह हैं। याद रखेंगे, एक समूह है 18 मेलकंडकु और दूसरा है 18 पेदकेली कल्लम कंडकु। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 18 आपको याद रखना है दोनों। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राचीन बंदरगाह भारत का पहला बाजार है के नाम से जाना जाता है। भारत के पहले बाजार के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे इस बंदरगाह का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका नाम है मुजरिस बंदरगाह। अब ये मुजरिस बंदरगाह कौन से राज्य में, तो ये दोस्तों वर्तमान में केरल राज्य में पड़ता है। कहाँ, केरल राज्य में। अगला प्रश्न है मौर्य राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो बताना होगा कि मौर्य राजवंश के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है, जैसे यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, पहला कह रहा है कि रज्जुकों को अशोक के विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच धम्म का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया गया था। पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत। धम्म महामात्रों को अशोक के आदेश का पालन न करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो 77 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमसे पूछा है कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन कीजिए, ना तो पहला ना तो दूसरा, इनमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो सही हो। अगला प्रश्न है कि प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास में उरार कौन कहा जाता था। शब्द दिया गया उरार, उरार कौन हुआ करते थे, तो दोस्तों याद रखेंगे उरार किसानों का प्रवक्ता हुआ करता था। विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस किसान के दरबार में नवरत्न थे, बताइए किस शासक के दरबार में नवरत्न थे।
याद रखेंगे 9 रत्नों की बात हो रही है दोस्तों, तो 9 रत्नों के बारे में एक ही नाम निकल के आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विकल्प नंबर बी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न आपके सामने, गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो बताने होंगे दोस्तों कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है कि फाया ने समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य का भ्रमण किया था। तो मैं आपको बता चुका हूँ, फाया ने समुद्रगुप्त के शासनकाल की जगह पर चंद्रगुप्त द्वितीय का होना चाहिए, तब यह पहला आपका सही होता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला कथन है, नए नारों और अलवारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब नयनार और अलवार कौन थे? तो ये दोस्तों दक्षिण भारत में पाए जाने प्रमुख संत हुआ करते थे। ठीक है, शिव भक्त हुआ करते थे। यहाँ दे रहा है कि अलवार शिव के भक्त हैं और नयनार विष्णु के भक्त हैं, पहला कथन है। ठीक है, दूसरा है, नए नारों के भजन और कविताएं थिरुमुराई में एकत्र की गई और अलवार संतों के भजन और कविताएं नालायर दिव्य प्रबंधन में एकत्र की गई हैं। तो पूछा कौन कौन से कथन सही हैं? तो दोस्त इसमें केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भगवान विष्णु के प्रति भक्ति रखते थे अलवार, और अलवार संतों की जो संख्या बताई गई है वो टोटल बताई गई है 12। ठीक है, ये भगवान विष्णु के उपासक कहे जाते थे। ये फैक्ट तो आपको पता होना चाहिए था ना कि अलवार संत कौन थे। अब बात करेंगे नयनार संतों की। यहाँ तो क्लियर हो गया ये किसके उपासक हुआ करते थे? भगवान विष्णु के। ठीक है, और इनकी कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या थी 12। नयनार संतों की बात की जाए तो नयनार संत भगवान शिव के उपासक थे, शिव के उपासक थे। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा यहाँ पर और ये नयनार हो जाएगा यहाँ, क्योंकि उल्टा दे रखा है ना, इसीलिए। और नयनारों की जो एक तरीके से 63 शिव भक्त माने गए। कितने? नयनारों की संख्या लगभग 63 बताई गई है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे विकल्प नंबर हो जाएगा एक, ना तो पहला सही और ना ही दूसरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रशासनिक इकाइयों की बात करेगा तो बोला गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए पहले की बात करें, मुक्ति बिल्कुल सही है, ऊपर एक कहा जाता है। विषयक आयुक्त बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, आगे दिया गया वित्त का, ये कौन होता है? तो नगरपति हुआ करता था, यहाँ पर दिया है भोगपति, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला ग्राम, ग्रामिक बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने 83 में, प्राचीन इतिहास में विशिष्ट विष्टि का संबंध था, बताइए। तो ये हो जाएगा बधुआ मजदूरी करने वालों को कहा जाता था। ठीक है, अगला सती प्रथा का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में देखने को मिला है? तो दोस्तों याद रखेंगे, सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है वो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पल्लव राजाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, बताइए दक्षिण भारत के पल्लव राजाओं के बारे में। पहला कह रहा है कि महाबलीपुरम के 7 रत्न मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। पापनाथ मंदिर और पट्टदकल मंदिर का निर्माण राज सिंह ने करवाया, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 मंदिर दिए गए इनका निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा करवाया गया था? तो आप याद रखेंगे ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये दोस्तों करवाया गया था पल्लव राजाओं के माध्यम से। किसके द्वारा? पल्लव शासकों के माध्यम से। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प नंबर ए हो जाएगा, केवल पहला सही। अगला, प्रधानमंत्री ने हाल ही में अन्य लोगों के साथ अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किया। राम मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही दिए गए हैं? अब आपको राम मंदिर के बारे में बताना है। ठीक है, 2 कथन है। पहला दिया गया है, मंदिर का निर्माण नागर शैली में गुलाबी बलुआ पत्थर और मकराना संगमरमर का उपयोग करके किया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। याद रखेंगे नागर शैली और गुलाबी बलुआ पत्थर और मकराना संगमरमर का प्रयोग करके किया गया है। दूसरा है, रामलला की मूर्ति मैसूर के कलाकार अरुण योगीराज द्वारा निर्मित है, तो ये भी कथन आपका सही है, इसीलिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि ए और बी दोनों ही कथन आपके क्या दिए गए हैं? सही कथन दिए गए हैं। भारत में पंजीकृत निवेशकों की संख्या के संदर्भ में रैंकिंग के संबंध में राज्यों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, यहाँ पर आपको क्रम दर्शाना है, कौन सा क्रम आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सही क्रम होगा वो होगा, सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, उपासना स्थल अधिनियम 1991 किसी भी उपासना स्थल के धर्मांतरण पर रोक लगाता है और किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के प्रावधान का उल्लेख करता है।
जैसा कि वह पूर्व में था। तो अब आपको बताना कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। दोस्तों ये 15 अगस्त 1947 को प्रावधान था, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं, ये आप सभी को बताना है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला कथन दिया गया वो कह रहा है कि यह 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रारंभ होकर प्रयागराज तक जाता है। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, हमारा पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा कथन कह रहा है कि यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। याद रखेंगे दोस्तों, ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। क्यों नहीं होगा गलत, क्योंकि देश का जो सबसे लंबा एक्सप्रेस है उसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। अब माफ कीजिए, यहाँ पर दिया तो भाई क्या दिया गया, गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है दुनिया, मतलब भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, ये सेकंड नंबर पर आता है, तो प्रथम नंबर पर कौन सा आता है, कमेंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में यह रेखांकित किया गया है कि किशोरों द्वारा किए गए मोटर वाहन संबंधी अपराधों को में केवल अभिभावक या वाहन मालिक को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी सजा निर्धारित की गई है। याद रखेंगे 90वां प्रश्न है, इसमें सजा का निर्धारण किया गया है 25,000 रुपये जुर्माना और 3 वर्ष तक की कैद। ये प्रावधान किया गया है मोटर वाहन अधिनियम 2019 के द्वारा। अच्छा प्रश्न है और ऐसे नियम आगे आते रहने चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने 91वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिले और दूसरी तरफ प्रसिद्धि दी गई है। जैसे बागपत की बात करें तो बागपत का जो कार्य है, जो प्रसिद्धि है, वो आपके घरेलू सामान के लिए जाना जाता है बागपत, तो विकल्प नंबर 3। मिर्जापुर की बात की जाए तो मिर्जापुर कालीन के लिए जाना जाता है, तो इसका विकल्प नंबर 4। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद पीतल के लिए जाना जाता है, और सिद्धार्थ नगर की बात करें तो सिद्धार्थ नगर काला नमक चावल के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये यूपी स्पेशल का प्रश्न था दोस्तों। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन कौन से कथन सही दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की मेजबानी से भारत मंडपम में यानी दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों को प्रदान किया था। इसे वर्ष 2016 में आवास और शहरी मंत्रालय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष 2 स्थान प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार सही कथन क्या होगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किसमें फार्मा पार्क स्थापित किया जाना है। पूछा गया कि फार्मा पार्क कहाँ कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि फार्मा पार्क कहाँ होगा। एक तो ललितपुर में स्थापित होगा, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डिबियापुर प्लास्टिक पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में की गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि डिबियापुर कौन से राज्य, माफ कीजिए कौन से जिले में है, तो ये औरैया में आता है। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। ये फैक्ट हैं जो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ऐसे फैक्ट एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और गैर सर्वाधिक निकाय है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में वर्ष 2007 में स्थापित एक प्राधिकरण है। बताइए कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों केवल दूसरा कथन आपका सही है, पहला कथन आपका गलत है। विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अभ्यास अयुत्थाया भारतीय नौसेना और निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना के बीच किया गया है। यहाँ पर एक युद्ध हुआ है जिसका नाम आपके सामने दिया गया है। ठीक है, बताइए किस किस के बीच हुआ है। अभ्यास अयुत्थाया, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड के मध्य। अगला प्रश्न है, भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिड एंड मैत्री यानी भीषम क्यूब एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। निम्नलिखित में से किस शहर में तैनात किया गया है। तो ये दोस्तों तैनात किया गया अयोध्या में। विकल्प नंबर ए हो जाएगा।
ठीक है, 20 में कहाँ पर तैनात किया गया? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार 2018 में मनाया गया था। कारण क्या था मनाने का? कारण क्या था? 24 जनवरी 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, इसीलिए ये मनाया जाता है। 100वां प्रश्न, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्र स्थापित किया गया है। ये जो सेंटर स्थापित किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है? ये दोस्तों कानपुर में स्थापित किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए कि पहला बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों मथुरा में किया गया है। विकल्प नंबर ए। करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। हाल ही में ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों ने 5 नए सदस्यों को शामिल कर इसमें विस्तार करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूची में शामिल नहीं है? यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर ये 5 नाम दिए गए हैं, BRIC, बा से एक देश का नाम, R से एक देश का नाम, A से एक देश का नाम, C से देश का नाम और S से देश का नाम। बा से ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों से मिलकर ब्रिक्स का निर्माण हुआ था, ब्रिक्स का गठन हुआ था। हालांकि शुरुआत में 4 देशों ने मिलकर ब्रिक्स का गठन किया था, बाद में 5वां देश भी साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था। बट अभी इसमें क्या हुआ है, 5 नए सदस्य देशों को भी शामिल किया गया है, इसीलिए अब इसमें आगे इसकी जो संख्या वो ज़्यादा हो गई है। इनमें से पूछा कौन सा इसमें शामिल नहीं हुआ है, तो देखिए मिस्र को शामिल किया गया है, सऊदी अरब को शामिल किया गया है, ईरान को शामिल किया गया है, बट यहाँ पर यमन को शामिल नहीं किया गया, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन चर्चा में देखा गया, यह भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो दोस्त याद होना चाहिए, जो डेजर्ट आपका जो युद्धाभ्यास दिया गया डेजर्ट साइक्लोन, ये भारत के साथ साथ दूसरी जो कंट्री है उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, इसके संग ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांडीय स्रोतों से एक्स-रे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए अपना पहला एक्स-रे ध्रुवमापी उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया है? अब बात करेंगे विकल्प की तरफ, तो ऐसा कौन सा विकल्प जो इस कार्य को कर रहा है? वो हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नाम है इसरो। क्या नाम है? इसरो, भारत की आन बान शान इसरो। आगे बात करेंगे, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात हो रही है वित्त आयोग की, तो यहाँ पर आर्टिकल पूछा जाता है कि वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है? याद रख लेना मित्रों, 280 आर्टिकल 1 में दिया गया है, 280 का क्लॉज 1 में इसका वर्णन दिया गया है। 16वें वित्त आयोग की बात हो रही है, तो 16वें वित्त आयोग बनाया गया अरविंद पनगड़िया को। किसको बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को। अब यही पूछ सकता है आपसे 15वें वित्त आयोग कौन है? तो 15वें वित्त आयोग का नाम था, क्या नाम था भाई बताइए? 15वें वित्त आयोग का नाम था NK सिंह। क्या नाम था? NK सिंह। इनका कार्यकाल कब खत्म हो जाएगा? याद रखेंगे, इनका कार्यकाल खत्म होगा 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2025 को NK सिंह का कार्यकाल खत्म होगा और ये उसी समय से कार्यकाल को संभालेंगे। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाल ही में चर्चा में रहा, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों वाल्मीकि ने क्या लिखा? रामायण। तो रामायण का अर्थ है कहाँ से? अयोध्या से। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। कोई ट्रिक लगाइए और याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी है? ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये कार्य किया है झारखंड राज्य के द्वारा। यानी जो वृद्धावस्था और दलितों को जो पेंशन दी जाती थी वो 60 वर्ष तक दी जाती थी, अब उनकी उम्र को 50 वर्ष तक कर दिया गया है, तो इसमें 10 वर्ष की कटौती की गई है। सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार की अंतर्राज्यीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मुक्त आवाजाही व्यवस्था निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू की गई थी?
ये जो बात हो रही है किस किस के बीच बात हो रही है, तो भारत और म्यांमार के बीच। इन दोनों के बीच काफ़ी समय से अच्छे संबंध थे, बट अभी कुछ समय से संबंध इनके खराब हो गए हैं। तो ये जो कार्य हुआ था वो 2018 में प्रारंभ हुआ था, अब 2024 में जाके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है। उस राज्य का नाम आपको क्या करना है, वो फिट करना है। राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली आरंभ की है। ये कार्य जो किया गया है ये किया गया आपके चिकित्सा उपकरण के माध्यम से, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, परिचालन प्रदर्शन और समय की पाबंदी के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ पर है, तो ये दोस्त आपके हैदराबाद में देखने को मिलता है। अगला, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। बात हो रही है पीएम विश्वकर्मा योजना की। तो इसको जो लागू करने वाला पहला जो राज्य बना है वो भी केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम है जम्मू और कश्मीर। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको याद रखने हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पेरडा कार्यक्रम निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। पेरडा कार्यक्रम याद रखेंगे दोस्तों, पेरडा कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके माध्यम से, शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। यह समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध रखता है। बात हो रही है हट्टी समुदाय की। इनको क्या बनाया गया है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। इनका संबंध कौन से राज्य से है, याद रखेंगे राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश से। आगे बात करेंगे, विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। 2024 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी, यानी जब ये 6 जनवरी को मनाया गया तो इसकी थीम क्या रखी गई थी। याद रखेंगे दोस्तों, इसकी थीम थी ऑर्फन लाइफ मैटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये थीम इंपोर्टेंट आपके लिए। हाल ही में भारत ने वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता के लिए 3 नामांकन प्रस्तुत किए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सूची में शामिल नहीं है, बताइए। वो कौन कौन से 3 नाम इन्होंने भेजे, तो पहला था इंदौर, भोपाल और उदयपुर। इसमें जयपुर को शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, कहा भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ अब तक का सबसे छोटा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला है। कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया, वो था दक्षिण अफ्रीका के बीच। दक्षिण अफ्रीका के बीच बोला गया कि भारत ने सबसे छोटा, तो ये दोस्तों सबसे छोटा टेस्ट मैच इसीलिए क्योंकि इसमें 107 ओवर फेंके गए थे। कितने, 107 ओवर फेंके गए थे दोनों टीमों के बीच में। ठीक है, क्योंकि आपको बताया एक दिन में 90 ओवर फेंके जाते हैं और ये 5 दिन तक चलता है, तो टोटल ओवरों की संख्या 450 होती है, तब जाकर टेस्ट खत्म होता है। और इसमें केवल 107 ओवर ही फेंके गए और टेस्ट क्या हुआ, समाप्त हो गया, यानी इसका निर्णय आ गया दूसरा मैच। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये इतिहास का अब तक का सबसे छोटा टेस्ट मैच है। भारत ने न्यूजीलैंड में 7 टेस्ट को 7 विकेट से हराकर सीरीज को बराबरी पर कर लिया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ये हो जाएगा आपका दोस्तों किर्गिस्तान देश, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकासशील को। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस देश की पहली स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धन फूड स्ट्रीट जिसे प्रसादम कहा जाता है, इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। तो बता दीजिए किस राज्य में किया गया है। राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। याद रखेंगे किसकी बात हो रही है, प्रसादम की। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सारे करंट के प्रश्न है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2023 की थीम क्या थी, तो थीम आपसे पूछी है 2023 की थीम थी ऑप्शन नंबर सी, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्व स्तरीय भागीदार। आपको क्या करना, 2024 की भी थीम याद रखनी है क्योंकि 9 जनवरी 2024 निकल चुका है ना, इस वजह से। कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशी एवं अनुकूलता के मामले में कौन सा शहर वर्ष 2023 में महिलाओं के लिए शीर्ष स्थान पर उभरा है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में एमएसएमई क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदानकर्ता के शीर्ष स्थान पर चुना गया है? सही राज्य की बात करें तो दोस्तों सही राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला, उस्ताद राशिद खान जिनका हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस पद्म भूषण प्रदान किया गया था? यानी इनको जो पद्म भूषण दिया गया था राशिद खान को, वो किस वर्ष दिया गया था? वो वर्ष था 2022, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में जाने जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कितना अच्छा प्रश्न है, आमतौर पर ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं 10 जनवरी को। ठीक है, अगला, ग्रेवियन अटाल हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? याद रखेंगे दोस्तों, देश में सबसे युवा प्रधानमंत्री की बात हो रही है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी। अगला, विश्व जोखिम रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है दोस्तों विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र इस मामले में टॉप पर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमान योजना के तहत आवासीय योजना ग्रामीण यानी प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है। यह किस्त किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, ये आपको बताना है। ये जो प्रारंभ किया गया था कार्य, ये आपको बताना है। ये किया गया था 2023 में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना प्रारंभ की है? ये कार्य किया गया था, ग्रीन टर्म डिपॉजिट योजना प्रारंभ की गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये थे दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज के 130 प्रश्न, क्योंकि टोटल प्रश्नों की संख्या तो आपको पता है 150 आएगी पीसीएस प्री में, बट हम 130 सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि इस टेस्ट में 130 ही है। बाकी 20 प्रश्न जो बचे होंगे वो हम अगली टेस्ट सीरीज में कोशिश करेंगे सॉल्व कराने की। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगली टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उसका भी लिंक आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को आकलन कर सकते हैं। अगला वीडियो आएगा आरओ से संबंधित, तो आप लोग क्या करें, एक आरओ की टेस्ट सीरीज और एक पीसीएस की टेस्ट सीरीज, दोनों को एक साथ देखते रहे, क्योंकि दोनों का जीएस का सिलेबस कॉमन होता है, करंट का सिलेबस कॉमन होता है, यूपी का सिलेबस कॉमन होता है, केवल हिंदी में अंतर आता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।